Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट देखिए, ये आप लोगों का जो बच्चे हमारे एमए थर्ड सेमेस्टर में हैं इस टाइम, तो उनकी ये क्लास जो है इस चैनल पे अभी चल रही स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो गया स्टूडेंट। और ये आप लोगों का क्या है, आज जो है पार्ट 4 है और यूनिट फर्स्ट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पेपर का नाम क्या है? तो पेपर का नाम है एडवांस स्टडी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आप लोगों का पेपर फर्स्ट है। तो देखिए, आज से जो आप लोगों की क्लास जो है कंटिन्यू रहेगी स्टूडेंट, क्योंकि कुछ दिन मेरी भी व्यस्तता थी और परीक्षा मेरा भी था, तो इस वजह से आप लोगों का क्लास हम नहीं ले पा रहे थे। तो लेकिन अब जो है आप लोगों की क्लास जो है कंटिन्यू रहेगी। तो आइए देखिए, हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? समाज में गतिशीलता प्राप्त करने के क्या तरीके होते हैं, उसको बताइए। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रौढ़ अवस्था में सामाजिक गतिशीलता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सामाजिक गतिशीलता क्या होता है। तो देखिए, सामाजिक जो भी कार्य है, समाज में जो भी कार्य है, हम उसमें बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता का मतलब जो है सामाजिक गतिशीलता जो है कहलाता है। जैसे शादी विवाह हुआ, ठीक है, कोई भी फंक्शन हुआ, कोई पूजा हुआ, कोई पाठ हुआ, जो ग्रामीण समाज के भलाई के लिए जो भी कार्य किया जाता है, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या देंगे आप। तो देखिए, समाज में भागीदारी तथा गतिविधियों में हिस्सा लेना प्रौढ़ समुदाय की अंतरंग इच्छा होती है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि समाज में भागीदारी और गतिशीलताओं में अगर कोई भी प्रौढ़ है, ठीक है, कोई भी प्रौढ़ है, तो वो क्या करता है, वो बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहता है। उसकी ये अंतरंग यानी उसकी अंतर आत्मा से ये इच्छा होती है कि वो जो है सामाजिक कार्यों में जो है बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा ले। फिर क्या है, कुछ प्रौढ़ इन क्रियाओं को करके संतोष महसूस करते हैं, जबकि अधिकतर संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कुछ, जैसे कि मान लीजिए, सभी लोग तो नेता नहीं बन सकते हैं, ठीक है। नेता क्या है, भले नेतागिरी सब कर सकता है, लेकिन नेता सब नहीं बन सकते हैं। ये आप जानते हैं। जैसे चुनाव लड़ना, मतलब प्रधानी के जैसे इलेक्शन आता है, तो सभी लोग भाग लेते हैं ना, कि कोई लड़ रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाना। लेकिन लड़ेगा क्या, कोई एक ही लोग लड़ेगा। देखिए उसमें क्या हुआ, कुछ लोग जैसे पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं, तो उसमें भाग लेकर जो है संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है, अगर उनको समाज से लेना देना कुछ नहीं, पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना है, तो वहाँ पर क्या, वो संतुष्ट नहीं होंगे, उनको लगेगा कि मेरा क्या है, समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है आपका, प्रौढ़ वर्ग अपनी पहचान ऊंचे ओहदे के परिवार के साथ करना पसंद करते हैं। जब करना पसंद करते हैं, एक मिनट, जैसे, ठीक है, यहाँ बजे नहीं होगा यहाँ पर, जैसे अपने परिवार के कुछ आर्थिक सामाजिक स्तर के ही प्रौढ़ ऊंचे पद पर आसीन रहते हैं। ऐसी धारणा किशोरावस्था में किशोर युवक युवतियों में देखी जाती है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये क्या है कि जैसे कोई भी प्रौढ़ वर्ग, जैसे आप लोग क्या है, युवा प्रौढ़ है, हमने आपको बताया ना कि जैसे ही हम 21 साल से ऊपर जाते हैं, तो हम क्या है, हम भी प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर लेते हैं। तो हम क्या है, हम युवा प्रौढ़ के अंतर्गत आ गए। तो जाहिर सी बात है कि हम अब क्या करते हैं, हम अपने ऊंचे ओहदे के लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे अपनी पहचान बनाने में जो है ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अतः जब वे प्रौढ़ अवस्था में पहुंचते हैं, तब अपना संबंध ऊंचे वर्गों के लोगों से करना प्रारंभ कर देते हैं और जल्दी से जल्दी ऊंचे पदों पर नियुक्त होने का भी क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं, बहुत से लोगों से मिलना पसंद करते हैं कि हाँ, मुझे उससे मोटिवेशन मिले और मैं भी क्या है, अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर सकूं। तो इसके लिए क्या है, आप अपने से ऊंचे लोगों के बीच, जैसे अपने से ऊंचे लोगों के बीच का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो अभी आप एमए में हैं, तो आपसे जो एमए कर चुके हो, जो नेट जीआरएफ करके पीएचडी कर रहे हो, तो आप उनसे मिल रहे हैं ना कि हमें भी नेट करना है, हमें भी जीआरएफ करना है, जीआरएफ करके हमें भी पीएचडी करना है, पीएचडी करके क्या हमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करनी। तो आप क्या किया, अपने से ऊंचे में मिले ना, यही चीज़ यहाँ पर है। फिर क्या, समाज में ऊंची स्थिति प्राप्त करने के बहुत से तरीकों में व्यावसायिक सफलता और प्रगति सबसे अहम तरीका
अहम तरीका होता है, यह तरीका निम्नलिखित है। तो देखिए आप समाज में कैसे ऊँचे पद को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी जो है सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके लिए कौन-कौन से आप तरीके अपना सकते हैं, इसके बारे में। तो देखिए पहला क्या, किसी ऊँचे सामाजिक स्थिति के व्यक्ति के साथ विवाह होना, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपकी आपकी शादी अगर किसी आईएएस से हो जाए, आपकी शादी अगर पीसीएस से हो जाए, तो क्या हुआ, तो आपने आपने एक लेवल मतलब एक अच्छा लेवल प्राप्त किया ना, एक अच्छी स्थिति वाले परिवार में आप गए, एक नामी परिवार में गए, आपका रेपुटेशन ऐसे ही बढ़ गया। जैसे क्या है, आपको सब लोग क्या करें, अरे देखो वो आईएएस की पत्नी है, देखो उनके घर में आईएएस है, उनके घर में कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर, तो क्या हुआ, ये आपका एक सामाजिक जो ओहदा है वो बहुत ऊंचा वाला हो गया। दूसरा क्या है, वैवाहिक विरासत में संपत्ति मिलना, तो यानी जैसे नवासा पर जो शादी होती है, जैसे इकलौता लड़की हो जाए, इकलौता लड़का हो जाए, हाँ, तो उसमें क्या है, अगर शादी होती है तो संपत्ति का मालिक या तो दामाद होगा या तो फिर क्या होता है, बेटी होती है, तो मिलने, तो इससे भी क्या होगा, आपका जो सामाजिक गतिशीलता जो होगी वो बढ़ जाएगी। फिर क्या है, आपका ऊंची स्थिति, ऊंची आर्थिक सामाजिक स्तर के व्यक्ति द्वारा गोद लिया जाना, यानी बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं और वो अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो किसी भी बच्चे को गोद लेते हैं, तो उस स्थिति में भी क्या है, उनका जो है सामाजिक जो है गतिशीलता जो है, सामाजिक स्तर जो है वो बदल जाता है। फिर क्या, किसी ऊंची धार्मिक संस्था का सदस्य बनना, आप किसी भी धार्मिक संस्था के अगर सदस्य हैं, ऊंचे पोस्ट पे हैं, तो भी आप क्या, समाज में आप जो है गतिशील प्राणी के अंतर्गत आएंगे। फिर क्या है, आपका उच्च वर्ग के रीति रिवाज का पालन करना, ठीक है? तो जो ऊंचे वर्ग के जो रीति रिवाज है उनको पालन करने से भी आप जो है सामाजिक गतिशीलता में अहम भूमिका निभाते हैं। फिर क्या है, आपका विकसित जगह में अच्छे मकान बनाना। देखिए मकान का भी बहुत असर होता है, मकान का ऐसे जगह मकान होना जहाँ पर क्या हो, आपका जैसे स्कूल पास में हो, स्टेशन पास में हो, कॉलेज पास में हो, हॉस्पिटल पास में हो, तो वहाँ पर जो है विकसित जगह पर अगर आप अपना मकान बनाते हैं, तो आप जो है सभी से क्या है, सभी से आप कांटेक्ट में हैं, तो आप जो है एक तरह से सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत आएंगे। फिर क्या है, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने हेतु अधिक पैसा खर्च करना। तो आप अगर आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इन्वेस्ट मनी करनी पड़ेगी, ठीक? इन्वेस्ट मनी आप करेंगे तभी जो है आपका जो सामाजिक ओहदा क्या होगा, बड़ा होगा। फिर क्या, गार्डन विद्यालय में बच्चों का नामांकन करना, ठीक है? मैंने इतिहास नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? नामांकन करना यानी उनको पढ़ने के लिए भेजना। तो आप देखते हैं ना, जो बड़े, अगर आपको अपना ओहदा, अपना रेपुटेशन अलग बनाना है, तो आप क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से नर्सरी स्कूल में भेजते हैं ताकि वो अच्छा बोलना सीखे, अच्छा से रहना सीखे, डिसिप्लिन सीखे, मैनर सीखे, ये सब कुछ क्या करते हैं, तो आप जो है ऐसे मतलब विद्यालय में डालते हैं जहाँ वो मतलब जैसे वहाँ के टीचर क्या हो, माली हो, और बच्चों को क्या है वो फूल की तरह वो समझे। तो ऐसे स्कूल में जो है आप पढ़ाते हैं ताकि हमारा जो है सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक लेवल जो हो मेंटेन हो सके, ठीक है? आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि प्रौढ़ावस्था समायोजन की अवधि है, ठीक है? अवधि है, इसकी क्या करना, आपको पुष्टि करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रौढ़ावस्था में बहुत सी समस्याएं आती हैं और उसमें क्या करता है, एक प्रौढ़ जो होता है उसमें समायोजन करता है, या समायोजन का काल इसे हम प्रौढ़ावस्था को कहते हैं। तो इसको पुष्ट करना कि क्या वाकई में जो प्रौढ़ावस्था है वो समायोजन की अवधि कहलाता है, ठीक है? आइए देखते हैं यह क्या, प्रौढ़ अवस्था अनेक, ठीक है? यहाँ पर प्रौढ़ावस्था भी, आप प्रौढ़ावस्था भी लिख सकते हैं, ठीक है? अनेक नवीन समस्याओं को सामने लाती है जो मुख्यतः जीवन में पहले वर्षों में सामने आई हुई समस्याओं से अलग होती है। इसके अलावा प्रौढ़ों से यह आशा की जाती है कि वह पूर्व की अवस्था में उसे माता पिता, अभिभावक और शिक्षक का जो निर्देशन या पथ प्रदर्शन प्राप्त था, उसके बिना ही वह अपनी समस्याओं का समाधान करें। यानी कहने का मतलब क्या है
कि जैसे जो भाई आप किशोरावस्था से ही तो प्रौढ़ावस्था में आए होंगे, तो यहाँ पे ये है कि जैसे आपको किशोरावस्था, बाल्यावस्था में जो भी गाइडेंस मिला अपने माता-पिता के ज़रिए, अपने अभिभावक के ज़रिए, अपने शिक्षकों के ज़रिए, जो भी हमें पथ प्रदर्शन मिला, उसके बिना मतलब अब क्या है, आप प्रौढ़ हो चुके हैं, अब आपको माता-पिता की गाइडेंस नहीं मिलेगी, अब आपको अपने अभिभावक की गाइडेंस नहीं मिलेगी, अब आप अपने आपको जो है गुरु का जो है दिशा निर्देश नहीं मिलेगा। आपको इन तीनों के दिशा निर्देश के बिना क्या है, अपनी समस्याओं को समझना होगा और उसका हल निकालना होगा। तभी ये क्या है, आपके लिए जो है प्रौढ़ावस्था में समायोजन की अवधि जो है कहलाएगा। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। फिर क्या हुआ, इन समस्याओं का समाधान करें, मतलब बिना किसी के मदद के वो आने वाली जो भी समस्या उसका समाधान वो खुद करे। फिर क्या, फलतः अपने जीवन की नवीन समस्याओं को सुलझाने हेतु नव प्रौढ़ विभिन्न समायोजन को आजमाता रहता है। प्रौढ़ को समायोजन की सर्वोत्तम विधियां ढूंढने का समय लगता है। ठीक है? तो प्रौढ़ जो होते हैं उनको जैसे सब में अच्छा, अब क्या है, उनके पास ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए मैं ही तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, अब जैसे मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं कर रही हूँ, ठीक है, मतलब एक तैयारी करी तो मेरा तीनों एग्जाम में से कोई मतलब दो अगर होता है, तो अब मुझे सोचना होगा ना कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करना चाहिए कि पीजीटी का जो है प्रवक्ता लेवल का करना चाहिए। तो अब क्या, तो अब मैं उसमें सक्षम हूँ, तो मैं कहूँगी ना कि नहीं नहीं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है उसको उसको करना चाहिए। यही यहाँ पर कहने का कि मतलब हमारे पास क्या होते हैं, विकल्प बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है उसका जो है चुनाव करने में जो है हमें वक्त लगता है, ढूंढने में जो है हमें समय लगता है। अब आइए देखिए आगे बात करते हैं कि सामान्यतः 30 से 35 वर्ष की आयु तक औसत प्रौढ़ अपने जीवन की विभिन्न प्रमुख क्षेत्र में समायोजन की समस्याओं से उलझा रहता है। अधिकांशतः नव प्रौढ़ अपने जीवन की अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को एक एक करके सुलझाने का प्रयास करता है। यह नहीं, जब एक क्षेत्र में समायोजन कर लेता है तब दूसरे प्रकार के समायोजन की ओर, यहाँ पर ओर होगा, उसका ध्यान जाता है। यानी एक समस्या का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रौढ़ के साथ कई समस्याएं जो है एक साथ आ गई, तो वो क्या करता है, बारी बारी से एक एक समस्या को जो है वो सुलझाने का जो है प्रयास करता है। जब एक समस्या का समाधान निकलता है तब फिर क्या करता है, तब वो दूसरी समस्या को जो है देखता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं आगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझिएगा कि नव प्रौढ़ के सामने व्यवसाय चयन, ठीक है, व्यवसाय यानी कौन सा वो बिजनेस करे, एवं जीवन साथी का चयन यानी जीवन साथी का चुनाव करना, ठीक है, जैसी प्रमुख समस्याएं एक साथ आती हैं और इन दोनों समस्याओं को एक साथ सुलझाना उसके लिए असंभव तो नहीं लेकिन कठिन अवश्य होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रौढ़ एक समस्या को पहले हल करता है और दूसरी समस्या की ओर जो है वो क्या करता है, बाद में ध्यान देता है। अब देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे आप देखिए, आप जितने भी गर्ल्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, तो अब क्या है, आप लोग नौ प्रौढ़ हो, ठीक है, जय पहले तो आप अपने को सोचोगे ना कि बेटा कि हम पहले कहीं स्टैंड हो जाएं, सफल हो जाए, तब हम शादी विवाह करें। तो पहला चुनाव क्या है आपका, पहली समस्या क्या है कि आपको अपने पैर पे खड़ा होना है, चाहे एज ए बिजनेसमैन, चाहे एज ए गवर्नमेंट जॉब, चाहे एज अ जो है कुछ भी, मतलब ठीक है, चाहे एज ए काउंसलर, एज मान लीजिए टीचर, कोई भी जॉब है ना, तो पहले आप क्या सोचोगे कि पहले हमको मतलब एक जॉब मिल जाए। हाँ, फिर इसके बाद जब जॉब मिल जाएगा तो भाई लड़कों की लाइन तो लगी है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। जॉब हो जाने पर क्या होगा, जो रिश्ते वैसे ठुकराते रहेंगे लड़के वाले, कह रहे कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर, नहीं करना है, तो अब क्या है, अब आपके पास, आपके हाथ में ऑप्शन है कि आपको शादी करना है या नहीं करना है। तो क्या है, जैसी जॉब हो जाएगी, जैसे गवर्नमेंट जॉब, लड़के का अगर गवर्नमेंट जॉब होता है तो देखते हैं ना 50 लड़की वाले का रिश्ता जाता है, उसी तरह से अगर लड़की भी गवर्नमेंट जॉब में तो उसके पास भी ऑप्शन है, अलॉट ऑफ ऑप्शन है ना, तो वो चीज़ें वो अपना चुनाव जो है खुद कर सकती है।
ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब सबसे पहले क्या है, आपको स्टैंड होना है, आपको खड़े होना अपने पैर पे, तो आप पहले उसको देखेंगे, फिर आप सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी ऑप्शन जो है आप शादी को रखेंगे। आई होप यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखिए, इसीलिए जो है प्रौढ़ावस्था को क्या हम कहे हैं, समायोजन का अवधि या समायोजन का काल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया चीजें कि क्यों हम प्रौढ़ावस्था को समायोजन की अवधि और काल कहते हैं। क्योंकि प्रौढ़ावस्था में जो है दो समस्याएं प्रमुख होती हैं, एक तो जैसे अपने आप को स्टैंड करना, और दूसरी क्या है, जीवन साथी का चुनाव। ठीक है, इस समय क्या है, जीवन साथी का चुनाव ही सबसे ज्यादा, मतलब नौकरी से ज्यादा रिस्की जो है जीवन साथी का चुनाव है। अभी अभी हाल ही में देखिए एक केस हुआ ना, जो क्या बोलते हैं, हनीमून पर ले गए और अपने पति को मार दी। देखिए सोचिए उसके पास क्या कमी था, अच्छा बिजनेसमैन था, करोड़ों का था, लेकिन फिर भी क्या किया, उसको जो है उसकी पत्नी ने मार दिया। तो ये चीजें, तो अब क्या, सबसे बड़ा सरकारी जॉब से भी ज्यादा रिस्की क्या है, जीवन साथी का चुनाव। मतलब अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, तो समझिए कि अच्छा जिंदगी है। अगर मान लीजिए दोनों में कोई अगर एक विपरीत मिल जाए, तो आप देख रहे हैं ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को क्या हो रहा है, अपने जान से हाथ गंवाना पड़ रहा है। तो इस समय क्या, सबसे ज्यादा टास्क, सबसे ज्यादा रिस्क काम क्या है, जीवन साथी का चुनाव है। ठीक है, अब देखो भाई, अन्यथा मत लेना ना अपने ऊपर, है ना। मैं जो समाज में जो घटित हो रही है उस घटना का मैंने चर्चा किया। ओके, अब आइए देखिए, बात करते हैं प्रौढ़ावस्था में जैविक प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया व व्यवहार के संपन्न होने में किसी न किसी प्रेरक का हाथ होता है। साधारण जीवन में प्रत्येक व्यक्ति एवं अन्य प्राणी असंख्य प्रकार के व्यवहार करते हैं। व्यवहार के यह असंख्य प्रकार यह सिद्ध करते हैं कि प्रेरक भी असंख्य प्रकार के होने चाहिए। कुछ विद्वानों ने प्रेरकों को शारीरिक व मनोवैज्ञानिक वर्गों में विभक्त किया है, तो कुछ अन्य विद्वानों ने इन्हें जन्मजात प्रेरक तथा अर्जित प्रेरक के वर्गों में जो है विभक्त किया, यानी बांटा है। तो देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है कि जैसे जो प्रेरक होते हैं, तो कुछ प्रेरक जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, और कुछ प्रेरक क्या होते हैं, अर्जित प्रेरक होते हैं। यानी अर्जित का मतलब कि जिसको हम धारण करते हैं, जन्मजात का मतलब क्या हुआ कि वो हमारे शरीर में जो है, मतलब जन्म से ही मौजूद हैं, वो होते हैं। अब आइए देखिए, हम बात करते हैं कि प्रेरक का वर्गीकरण। तो प्रेरक का वर्गीकरण जो है दो तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, जन्मजात प्रेरक, और दूसरा क्या अर्जित प्रेरक। अब देखिए प्रेरकों के प्रकार। तो देखिए जन्मजात प्रेरक में क्या क्या चीज आएंगी, और अर्जित प्रेरक में क्या क्या चीज आएंगी। तो देखिए जन्मजात क्या है, आपका भूख है, प्यास है, काम है, नींद है, तापक्रम है, और मातृत्व व्यवहार है, और मलमूत्र त्याग है। तो देखिए ये जन्मजात। देखिए भूख क्या होता है, हमको जन्म से लगता है, ऐसा तो नहीं ना कि जन्म के बाद जो है 2 महीना 4 महीने के बाद भूख लगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या है, जन्मजात प्रेरक है। फिर क्या, प्यास भी क्या होती है, ये भी आपका मतलब जन्मजात है। मतलब हमारे जो है शरीर में काम जो होता है वो भी क्या है, आपका जन्मजात है। नींद जो है, नींद भी देखिए, ऐसा नहीं ना कि आज हम सो लिए तो 4 दिन तक हम सोएंगे नहीं ना होता ऐसा। ठीक है, तो ये नींद भी क्या है, तापक्रम यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, आपका जन्मजात। मातृत्व व्यवहार भी क्या होता है, माँ जैसे जन्म के समय प्यार करती है, उसी तरह से क्या, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, प्यार भी मतलब वो उतना है केयरिंग, उतना ही प्यार, वो सब कुछ ममता भी क्या होती है, वो तो ये जन्मजात होती है। फिर क्या, मल मूत्र त्याग करना। तो ऐसा तो नहीं है कि हम मल मूत्र बाद में 10 साल के बाद सीखे हैं, नहीं ना, त्याग करना नहीं, जन्म से ही हम सीख रहे हैं। तो ये जन्मजात प्रेरक हो गए। अब आइए देखिए अर्जित प्रेरक के बारे में हम बात करते थे। अर्जित प्रेरक में क्या है, तो देखिए पहला क्या है, आपका व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। फिर क्या है, सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक। ठीक है, तो सामान्य सामाजिक यानी समाज से जो हमको अर्जित हुआ, वो कौन कौन से प्रेरक होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए पहले हम समझते हैं व्यक्तिगत प्रेरक में। तो व्यक्तिगत प्रेरक में क्या है, तो आकांक्षा का स्तर, यानी हमारी जो इच्छा है, आकांक्षा है, उसका स्तर क्या है। ये हम अपने बारे में सोचते हैं ना कि हमारी इच्छा क्या है, हम टीचर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये सब क्या, ये हमारी आकांक्षा है, हमारी इच्छा है। ठीक है, फिर क्या है, जीवन लक्ष्य। तो जीवन का लक्ष्य भी हम ही अपना व्यक्तिगत डिसाइड करते हैं कि हमको भविष्य में क्या करना है। फिर क्या है, मद व्यसन
इसको भी क्या करते हैं, हम अपने अपने अनुसार ही देखते हैं। फिर क्या रुचियाँ जो होती है हमारी अपनी व्यक्तिगत रुचियाँ, ऐसा नहीं ना कि दूसरे का जो है हमारा रुचि जो है दूसरा कोई पूरा करेगा, ऐसा नहीं है। फिर क्या आदत की विवशता, तो जैसे किसी की जो भी आदत हो जाए तो ये भी क्या है, आपकी आदत जो होती है पर्सनल होती है, ना कि किसी और से जो है लिया जाता है। फिर अचेतन मन, यानी कुछ भी हम मतलब वो कर सकते। फिर अभिवृत्तियाँ और संवेग, माने जो भी हमारे एटीट्यूड है और संवेग है, ये सब क्या, सब आपके जो है व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक है, यानी इन्हें जो है हम पर्सनल ग्रहण करते हैं। ओके, अब आइए हम बात करते हैं सामान्य सामाजिक अर्जित प्रेरक के बारे में। तो देखिए, सामुदायिकता, यानी हम कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, जो भी मिलता है। फिर क्या है, अर्जनात्मकता। फिर क्या है, स्थापन, यानी अपने आत्म सम्मान के लिए भी क्या करते हैं हम, जैसे समाज में वो चीज़ें को देखते रहते हैं। फिर क्या, प्रशंसा। फिर क्या, आत्म प्रकाशन। तो ये सब क्या, सब आपके जो है समाज से जो है अर्जित की हुई क्या है, आपकी प्रेरक है। प्रशंसा एवं निंदा, देखिए समाज में क्या होता है, हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, हम गलत काम करेंगे तो हमारी क्या होती है, निंदा होती है। अब आइए देखिए, तो आपको ये प्रवृत्ति समझ में आ गई होंगी, सॉरी प्रवृत्ति नहीं, जैविक प्रेरक और व्यक्तिगत प्रेरक क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले याद ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेरक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जन्मजात होता है, एक अर्जित होता है। तो जन्मजात में भी हमने आपको बता दिया और अर्जित में भी बता दिया। अब आइए देखिए, हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मूल प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए, प्रेरकों के अध्ययन के संदर्भ में मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन भी अनिवार्य होता है। जीवों की प्रत्येक जाति की कुछ अपनी विशिष्ट मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मनुष्य और पशुओं के अपने व्यवहारों की व्याख्या के लिए इन मूल प्रवृत्तियों को जानना नितांत आवश्यक होता है। मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा एक जटिल एवं अस्पष्ट अवधारणा होती है। फिर भी कुछ विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। फिर क्या है, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित परिभाषा कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, मूल प्रवृत्तियां यानी जो पहले से मौजूद हों, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्तियां बोलते हैं। ये क्या होती है, हर जाति की अपनी एक विशिष्ट मूल प्रवृत्ति होती है, यानी मतलब हर जाति की एक न एक क्या होती है, स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो कि उसके संतान में जो है पाया जाता है, वही आपकी क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है। अब देखिए, हम परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा क्या है, परेवाम एवं परिवाम के अनुसार। तो देखिए, मूल प्रवृत्ति शब्द के अंतर्गत हम उन सब जटिल कार्यों को लेते हैं जो बिना किसी पूर्व अनुभव के इस प्रकार से किए जाते हैं जिस प्रकार से उस लिंग और प्रजाति के समस्त सदस्यों द्वारा किए जाते रहे हों। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है, मतलब उसको बताया नहीं गया कि आपकी मूल प्रवृत्ति ये है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, जैसे मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल आप मेरा ले लीजिए। अब मुझे नहीं पता था कि मतलब कैसे पढ़ाई करके कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया। लेकिन क्या हुआ, अभी तक जैसे मेरे घर में कोई मतलब गर्ल्स में कोई भी काम नहीं किया। लेकिन मेरे अंदर क्या था, मैं ये चीज़ देखी कि नहीं, जो है बहुत सी महिलाएँ जैसे आगे निकल रही हैं। तो ये क्या हुआ, मैंने एक समाज से देखा, उस चीज़ों को जाना। लेकिन फिर क्या हुआ, 1-2 जनरेशन पहले मान लीजिए, जैसे मान लीजिए दूसरी पीढ़ी में कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए डॉक्टर था, तो अब क्या हुआ, तो मुझे पता नहीं गया कि आपकी जो दादा परदादा की जो जो दादी थी, परदादी थी, तो वो उनकी बेटी, यानी मान लीजिए परदादी बुआ जो थी वो डॉक्टर थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, मैं डॉक्टर बन गई। ओके, बताया नहीं गया, लेकिन मैं क्या हुआ, डॉक्टर बन गई। तो अब ये प्रूफ हो गया कि नहीं, क्या हुआ था, मतलब मतलब इसके पहले जो था, मैंने बुआ दादी जो थी वो डॉक्टर थी, अब उनको बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी ये पढ़ लिख कर जो है आगे बिना बताए हुए क्या किया उन्होंने, मतलब इस प्रवृत्ति को आगे कायम किया। तो यही आपका क्या होता है, मूल प्रवृत्ति होता है। अब आइए देखिए, हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा मैकडूगल के शब्दों में। अब यहाँ पे क्या, मूल प्रवृत्ति एक परंपरागत अथवा जन्मजात या यहाँ पर मानसिक होगा, ठीक है।
जन्मजात, यहाँ काटिएगा, जन्मजात शारीरिक प्रवृत्ति है जो उसके अधिकारों के लिए यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति किस एक जाति की वस्तुओं को प्रत्यक्ष करेगा एवं उन पर ध्यान देगा। किसी ऐसी वस्तु के प्रत्यक्ष के उपरांत एक उदयात्मक होगा, है ना, यहाँ पर उद्देवात्मक, उद्व्यात्मक, ऐसे द वाला बनाइए, उद्यात्मक तीव्रता का अनुभव करेगा, उसके संबंध में एक विशेष प्रकार की क्रिया करेगा और कम से कम ऐसी क्रिया करने के आवेग का अनुभव करेगा। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति में यहाँ पे क्या है कि मतलब ये जन्मजात और परंपरागत जो है शारीरिक प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या है, वो अपने अधिकारों को जो है निर्धारित करता है और अपने जो है मतलब जो भी वस्तु है वो उसको प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उस पर ध्यान देता है कि आगे को भी हम अगर ट्रांसफ़र करें। परंपरागत मतलब क्या हुआ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना, तो उसको भी वो उतनी ही तीव्रता से आने वाली जनरेशन जो होगी उसको उतनी तीव्रता से आगे निभाएगी। वही क्या है, आपकी मूल प्रवृत्ति होती है। अब आइए देखिए मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहला क्या है, मूल प्रवृत्तियां सदैव जन्मजात होती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, सदैव जन्मजात होती हैं। दूसरा क्या, मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों के स्वभाव में निहित होती है, यानी सभी प्राणियों के स्वभाव में क्या है, मूल प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति द्वारा प्रेरित व्यवहार में प्रायः समानता पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति के द्वारा ही क्या है, जैसे मूल प्रवृत्ति का मतलब कि जैसे किसी का बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव है, ठीक है, विनम्र स्वभाव का है, तो वो क्या है, वो उसके मतलब ब्लड में भर दिया गया। तो चाहे आप कितना उस पर गुस्सा करिए, क्रोध करिए, वो क्या है, वो मतलब उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति है और बहुत सरल स्वभाव का है। फिर क्या है, सभी जीवों में अनेक व्यवहारों का परिचालन मूल प्रवृत्तियों द्वारा होता है। विभिन्न मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के जीवन काल में भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर जो है प्रकट होती है। यानी कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, जैसे जैसे जीवन काल का समय बीतता जाता है, जैसे जैसे आयु में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे क्या होती है, मूल प्रवृत्तियों भी देखने को मिलती है। मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से जो है वो संबंधित होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो किसी न किसी संवेग से क्या होती है, आपकी संबंधित होती है। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सामान्य रूप से सभी मूल प्रवृत्तियों में ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। ऐसी कोई भी मूल प्रवृत्ति नहीं है जिसमें क्या ज्ञान की बात न की जाए, संवेग की बात न की जाए, उसमें कोई क्रिया न हो, ऐसा नहीं है। मूल प्रवृत्तियों में ये तीनों गुण जो है पाए जाते हैं। मूल प्रवृत्तियों के उद्देश्य जो है प्रायः जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। ठीक है, जो मूल प्रवृत्ति होती है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, जो है निश्चित होते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को ये मूल प्रवृत्ति के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आगे हम कल की क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इस चैनल पे जो है आप लोगों के जो है बच्चे हमारे जो आपके मतलब छोटे भाई बहन होंगे, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कोई भी क्लास बीए कर रहे हैं, तो इस समय फर्स्ट सेमेस्टर बीए का जो है आप लोगों का जो है राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो है आप लोगों का इस चैनल पर जो है क्लास चल रहा है। तो आप लोग प्लीज़ बच्चों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि बच्चे जो है इस पर जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस और को करिकुलर ये सारी तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से वो कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बहुत जल्द ही आप लोगों का हम सेकेंड पेपर भी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट पेपर, और अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं हमको यूनिट वाइज ना पढ़ाया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैम बताइए, तो आप कमेंट करिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब जो जो यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो 8 यूनिट का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को हम जो है दे देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।